मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके इस पेपर में भारत में उग्र राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की बात करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको इसके बारे में आज कुछ बताऊंगा। आज हम देखेंगे, देखिए कई बार किताबों में इसके लिए उग्रवाद शब्द का प्रयोग होता है जो मुझे थोड़ा चुभता है। ये उग्रवाद नहीं था, ये गर्मपंथ था। एक सीमा के बाद जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तो एक तबका कुछ आक्रामक होकर उभरता है। इसलिए मैं इनको नरम पंथ और गर्म पंथ कहना पसंद करता हूं, बजाय इसके उदारपंथी और उग्रवादी कहने की। उग्रवाद जो शब्द है राजनीति विज्ञान में उन गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो शासन के खिलाफ सैनिक गतिविधियों का या बहुत ही ज़्यादा हिंसक कार्रवाइयों का समर्थन करती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कार्रवाइयाँ आक्रामक थीं, लेकिन वो तेवर तीखे थे। उनमें कहीं भी उग्रवाद या आतंक का समर्थन नहीं था। अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला बिंदु है कि आखिर ये क्यों जन्मा। तो इसमें जो कारण दिए जाते हैं उसमें पहला कारण ये माना जाता है सुधारों की अपर्याप्तता। थोड़ा अतीत में चलें, 1857 की क्रांति होती है, आज़ादी की जंग लड़ी जाती है, हम उसमें हार जाते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स बात को महसूस करते हैं कि अब एक निजी कंपनी के द्वारा भारत को चलाया जाना ठीक नहीं होगा और भारत को सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अधीन लेती है और भारत को अपना उपनिवेश घोषित करती है। और ये तय होता है कि भारत में एक गवर्नर जनरल की पोस्ट होगी, एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भारत मंत्री होगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के बारे में नियम कायदे कानून बनाएंगे और देश का शासन गवर्नर जनरल और जो प्रांतों के गवर्नर हैं वो अपने हिसाब से चलाएंगे। इसी दिशा में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब शुरुआती जो दौर है उदारवादी है, लेकिन ये पाया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि जो ये उदारवादी नेतृत्व है, ये अपनी उदार शैली से ब्रिटिश शासन को वरदान मानते हुए जो सुधारों की मांग कर रहा है, उसकी गति और उस पर ध्यान दिया जाना दोनों बेहद कम है। वेरी स्लो प्रोसेस। और कई बार स्थितियां इतनी विकट होती हैं कि रैपिड एक्शन की जरूरत होती है। जैसे अभी आपने देखा है, ईश्वर ना करे कि ऐसे संकट को आप दोबारा अपनी जिंदगी में देखें, मेरी ये दुआ है आप लोगों के साथ। जो कोरोना क्राइसिस था, जो अब अपने उतार पर चल रहा है, अब तो वैक्सीन वगैरह पर बिल्कुल काम शुरू हो गया है और जल्दी ही लगनी भी शुरू हो ही जाएंगी, कई जगह हो भी गई हैं। लेकिन आप पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक रैपिड एक्शन, तुरंत कार्रवाई की जरूरत थी। यदि इसको लिंगर ऑन किया जाता तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितना विध्वंसक हो सकता था। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, भारत पर प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट एक साथ आए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने जो नियम कायदे बनाए हैं, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी, आप ये समझिए कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम कायदे कानून थे उन्हीं को थोड़ा और आगे बढ़ा के पेश कर दिया। ज्यादा अंतर नहीं था नीतियों में, योजनाओं में, कार्यक्रमों में और उनको इंप्लीमेंट करने के तरीकों में। असंतोष स्वाभाविक था, जारी था। उदारवादी मांग कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इससे एक चीज उभर कर सामने ये आई, जैसे आप 1885 से 1905 तक के हिसाब किताब को देखें भारत के, तो आप पाएंगे कि उदारवादी मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तवज्जो नहीं है और फर्क ये पड़ रहा है कि एक उन्हीं के समांतर, उन्हीं के पैरेलल एक ऐसा समूह उभरकर सामने आ रहा है जो ये कह रहा है कि जब आपकी इन उदार मांगों का फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों ना थोड़ी आवाज को तेज किया जाए। और यहीं से इस
उग्र या गर्म आंदोलन की शुरुआत होती है। जैसे हम अगले बिंदु पर आए, 1876 से 1900 के बीच में, ये तो 25 साल है, इन 25 सालों में देश में 17 अकाल पड़े हैं और उन अकालों के प्रति सरकार का रवैया बेहद खराब है। लोग गरीबी से, भूख से, बीमारियों से मर रहे हैं और गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्स है, उसकी जो प्रतिक्रिया है, वो लगभग जीरो के बराबर है। जो भी लोग बच पा रहे हैं वो समाज के जो भारतीय उस समय के लोग हैं उनकी मदद से बच पा रहे हैं। सरकारी सहायता नहीं के बराबर है। अगला बिंदु, आर्थिक असंतोष। लगातार कर बढ़ रहे हैं। लॉर्ड कर्जन की एक थीसिस है, एक भारतीयों के बारे में उनका विचार था कि भारतीय जो वातावरण है और यहाँ के लोगों की जो कदकाठी है, रूपरेखा और दिमाग, तो उन्होंने माना ही नहीं था कि ये लोग व्यापार के योग्य नहीं है, ये केवल कृषि के योग्य हैं। और इस थ्योरी पर उनके अनुयायी भी चले, खुद तो वो चले ही चले, और इन्होंने धीरे धीरे करके भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को खत्म करना शुरू किया और उनके स्थान पर केवल यह सिद्धांत रखा कि आपके यहां खाली कृषि हो, उस कच्चे माल को कौड़ियों के दाम खरीदकर ब्रिटेन एक्सपोर्ट कर दिया जाए और वहां से तैयार माल आपके यहां इंपोर्ट किया जाए, ताकि आपका जो घरेलू बाजार है उसमें विदेशी माल की खपत हो और आपका जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाए। और ये हुआ भी। भारत के लघु और कुटीर उद्योगों पर जो कर लगे इस तरह डिजाइन किए गए, आप सोच के देखें कि जो चीज आपके देश में बन रही है, आपके देश की जनता के द्वारा बनाई जा रही है, उसके दाम ज्यादा हैं, उस पर इतने कर लगा दिए गए हैं। और जो विदेशी माल आपके यहां बेचने के लिए लाया जा रहा है उसके दाम कम है, क्योंकि इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो चीज सस्ती है वो बिकेगी, और बिक भी रही थी। इंपैक्ट जो लोग उस रोजगार को करते थे, कभी आप सोचिएगा उनका क्या हुआ। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अनुवाद ये होता है, बुभुक्षितम किम पापम ना करोति, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। देश में होना शुरू हुआ क्योंकि वो जो लघु और कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग बाग थे, जिनका रोजगार था, जब वो बंद हो गया तो वो करते गए, अपराधी हुए, हिंसक हुए और सरकार के खिलाफ खड़े हुए। अगला बिंदु, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर यह बड़ा तगड़ा प्रहार था। राजा राम मोहन राय, अरविंद, स्वामी विवेकानंद, इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने समाज सुधार के वो कार्य किए जो उस समय कल्पना से भी परे थे। और इसका इंपैक्ट सामने ये आया कि ये देश एक होना शुरू हो गया। इस देश ने अपनी जातिगत जंजीरें, धार्मिक रूढ़ियां, परंपराओं को तोड़ा और एक साथ आगे बढ़े। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं वर्तमान हालत के ऊपर। 1905 में जब बंगाल के विभाजन का फैसला लॉर्ड कर्जन ने किया था, उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, उनका एक उपन्यास है आनंद मठ। कभी आपको मौका मिले तो लाइब्रेरी से या खरीद कर पढ़िएगा। वो मूलतः एक सन्यासियों के विद्रोह की कहानी है, लेकिन उसी में ये शब्द हैं दो, वंदे मातरम। पूरा देश इस नारे से गूंज गया था और हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े होकर इस नारे को लगाते थे और इसका इंपैक्ट ये पड़ा था कि आखिरी में जाकर बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। कारण भारतीय राष्ट्रवाद, जो सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान था, रूढ़ियों का विरोध, कुप्रथाओं का विरोध जो शुरू हुआ इस दौर के अंदर, इसने भारत के जो युवा थे उन्हें प्रेरित किया, आगे बढ़ाया। आप उदाहरण हैं, हम पंजाब की बात करें, आर्य समाज,
लोग कहते हैं कि वो एक धार्मिक संगठन है, लेकिन मूलतः आप पाएंगे आर्य समाज ने मंदिर नहीं खोले, आर्य समाज ने स्कूल और कॉलेजेस खोले। वही कॉलेजेस जहां से भगत सिंह जैसे लोग खड़े हुए, उन्होंने शिक्षा की बात की कि शिक्षा ही मौन क्रांति का जनक है, आप पढ़ाइए, भारतीय गर्व को लौटाइए। मैं आपने वो वाक्य जरूर सुना होगा तिलक का कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। आप लाला लाजपत राय को पढ़िए, जब वो ये कहते थे कि मैं इस बात पर अंग्रेजों का समर्थन करता हूं कि उन्हें भिखारियों से बड़ी घृणा है और हमें यह साबित करना है कि हम भिखारी नहीं हैं। उनके ये जो शब्द थे, चाहे विपिन चंद्र पाल हों बंगाल के अंदर, उन्होंने जिस कार्य किया है, अरविंद, इन लोगों ने समझिए कि धमनियों में दौड़ते हुए लहू की रफ्तार तेज कर दी थी। और भारत में जो ये गर्म स्वर उभरने शुरू हुए, ये इसका एक बड़ा अहम पहलू था। अगला बिंदु, प्राकृतिक प्रकोप। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जो प्राकृतिक प्रकोप आ रहे हैं, कभी अकाल पड़ा है, मैंने बताया आपको 25 साल की अवधि के अंदर 17 अकाल, प्लेग, और उनके प्रति रवैया बड़ा खराब। तो ये होना ही था कि भारत के अंदर ये गर्म आंदोलन उभर कर सामने आया। अगला बिंदु है राष्ट्रीय साहित्य और प्रेस। जो अखबार निकल रहे हैं, पत्र पत्रिकाएं आ रही हैं जो स्थानीय भाषाओं में, जैसे तिलक को आपने पढ़ा है, उन्होंने 2 अखबार निकाले थे, केसरी और मराठा। मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठी। इन स्थानीय भाषाओं पर जब जनता ने इनको पढ़ना शुरू किया, इसमें इनके लेख छपते थे, इनके व्याख्यान छपते थे, तो उनमें एक नई राजनीतिक चेतना जगी कि देश के लिए कुछ और भी वो अपने साथ जीवन में कर सकते हैं, और इससे भी आंदोलन आगे बढ़े। अगला, जो अन्य ब्रिटिश उपनिवेश थे, देखिए खाली भारत थोड़ी ब्रिटिश का उपनिवेश था, साउथ अफ्रीका भी था, और वहां भारी मात्रा में एशियन थे, भारतीय भी थे। जब ये भारतीय वहां गए तो इनके साथ बड़ा ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। और जब खबरें आई, देखिए दूसरे देश में जब आपको रोजगार मिल रहा है तो यकीन माने आप काबिल हैं तभी तो मिल रहा है, वरना कौन बुलाएगा आपको। देखिए वहां पर आपकी काबिलियत एक तरफ और आपका रंग एक तरफ, आप काले हैं, आप अश्वेत हैं, यही चीज पर्याप्त है आपके साथ खराब बर्ताव करने के लिए। और ये जब खबरें वहां से यहां आई तो भारतीय राष्ट्रवाद सर उठाकर खड़ा हुआ था। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। उस समय एक तो इटली जैसी ताकतवर देश को परास्त किया अबिसिनिया नाम के एक अफ्रीकी छोटे से देश ने। रूस की महान ताकत को जापान ने परास्त किया। ये घटनाएं जब छपी और लोगों ने इनको पढ़ा तो उनको लग गया कि भारत भी ऐसा कर सकता है, और इससे भी गर्म आंदोलन तेज हुआ। अगला बिंदु, ब्रिटिशर्स का असंतुलित व्यवहार। देखिए ये बात मैं कोई बहुत अच्छे मन से नहीं कह रहा, लेकिन यदि आप कल्पना करें इस चीज की कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को थोड़ी सत्ता में हिस्सेदारी दे दी होती और वो थोड़े न्यायोचित होते, तो भारत को उनसे कोई ज्यादा शिकायतें नहीं थी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कभी भारत को इंसानों का देश माना ही नहीं। असर ये पड़ा कि जो ये गर्म आंदोलन था, इसको किताबों में उग्र आंदोलन भी कहा जाता है, ये उभर कर सामने आया बहुत तेजी के साथ। धन्यवाद।